जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो टॉप 20 क्वेश्चन लिए आप लोग बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस सही होने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 इस प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 123 जो दिया हुआ है या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 क्षमा देने की शक्ति है राष्ट्रपति को के पास। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राय मांग सकते हैं। या भारतीय संविधान की एक विशेष व्यवस्था, इसे परामर्श अधिकार भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। आपसे पूछा है कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव वर्ष 1940 में, कब तो वर्ष 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का आश्वासन दिया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो लॉर्ड बेवल योजना 1945 से संबंधित है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता 1940 से जुड़े हैं। और लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता से जुड़े। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 1931 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। यह ब्रिटिश सरकार का भारत को शांत करने का एक प्रयास था। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है केलकर समिति, यानी कि विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। इस समिति की अध्यक्षता विजय केलकर ने की थी। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो तेंदुलकर समिति जो है या गरीबी रेखा से संबंधित है। रंगराजन समिति या भी गरीबी आकलन से संबंधित है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका उद्देश्य वन नेशन वन टैक्स है या केंद्रीय और राज्य करों को मिलाकर बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रामसर सम्मेलन का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से है। आपसे पूछा कि रामसर सम्मेलन का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन 1971 का उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। यह सम्मेलन रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा। आर्द्रभूमियों जैव विविधता और जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ओजोन परत इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। बाघ संरक्षण इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है। भारत में कई रामसर स्थल हैं जैसे चिल्का झील, केवलादेव। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसमें युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिला। यह संशोधन अनुच्छेद 326 से संबंधित है। मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। 18 वर्ष आयु सीमा आज भी लागू है। इससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे आंधी, बारिश, बादल होती है। आपसे पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे आंधी, बारिश, बादल होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसमें बादल, वर्षा, आंधी, तूफान जैसी प्रक्रियाएं घटित होती है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर, कितना, तो 8 से 18 किलोमीटर तक फैली होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो समताप मंडल यहाँ ओजोन परत होती है, मौसम नहीं बनता। आयन मंडल यहाँ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। मध्य मंडल यहाँ उल्कापिंड जलते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। इसमें वायुमंडल के लगभग 75% गैसें होती हैं। विमान सामान्यतः समताप मंडल में उड़ते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती कौन थी। आपसे पूछा कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती कौन थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भानु अथैया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। उन्होंने 1983 में फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर जीता। अन्य विकल्पों की बात करें तो ए आर रहमान 2009 में ऑस्कर जीता बाद में, लेकिन ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। ए आर रहमान ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर जीते। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर 1992 में मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति इस प्रश्न का राइट आंसर है। स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया था। इस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों जोड़ने की सिफारिश की थी। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 6वां संविधान संशोधन 2002 से एक और जोड़ा गया, कुल अब 11 हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मार्च। 8 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, समानता, सशक्तिकरण और सम्मान को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 1909 में अमेरिका से हुई थी। बाद में 1977 में संयुक्त राष्ट्र इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। बाकी विकल्पों की बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। 8 मार्च को अभी हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोनालू पर्व तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध लोक धार्मिक पर्व है। यह मुख्य रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद और गोलकोंडा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार महाकाली देवी को समर्पित है। इसमें महिलाएं सज धज कर मिट्टी या पीतल के बर्तनों में खाना भरकर देवी को अर्पित करती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो असम यहाँ का प्रमुख पर्व बिहू है। पश्चिम बंगाल यहाँ दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है और तमिलनाडु यहाँ पोंगल प्रमुख त्यौहार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। आपसे पूछा कि वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, जापान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2026 के एशियाई खेल 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी जापान के एची प्रांत और नगोया शहर मिलकर करेंगे। यह आयोजन 19 सितंबर कब से, तो 19 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर
4 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है, या जापान द्वारा एशियाई खेलों की मेजबानी का तीसरा अवसर होगा। इससे पहले टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 खेलों की मेजबानी कर चुके हैं। जापान की बात हो रही है तो जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। जापान का उपनाम जो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। जापान के संसद का नाम नेशनल डाइट है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करना है। इसे राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार पहले भी गठित किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 290 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समायोजन से संबंधित है। अनुच्छेद 260 भारत और विदेशी राज्यों के बीच संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। आपसे पूछा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ 1882 उपन्यास लिखा। इसी उपन्यास से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय गान जो है वह जनगण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आनंद मठ का विषय सन्यासी विद्रोह से जुड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से कितना आगे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम और आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपसे पूछा है कि भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। भारत का मानक समय जीएमटी 5.5 घंटे होता है। यह समय 82 लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरता है। पूरे देश में एक ही समय लागू करने के लिए इसे अपनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काठमांडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हुई थी। इसका उद्देश्य इसके सदस्य देश जो है वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। पहला सार्क शिखर सम्मेलन ढाका 1985 में हुआ था। यह दक्षिण एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब किया गया। आपसे पूछा है कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग को समाप्त कर योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ना कि योजना बनाने वाले निकाय के रूप में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। या टॉप डाउन अप्रोच के बजाय नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। या टॉप डाउन अप्रोच के बजाय बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी होती है। इसमें डेटा केवल तब तक चालू रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। यह कंप्यूटर की स्पीड को प्रभावित करता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रोम की बात करें, रोम का भी फुल फॉर्म देखें रीड ओनली मेमोरी, इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। अधिक रैम बेहतर मल्टीटास्किंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोभी मरुस्थल विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है। आपसे पूछा है कि गोभी मरुस्थल विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोभी मरुस्थल
उत्तर एशिया महाद्वीप में स्थित है, या मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, या एक शीत मरुस्थल है जहां तापमान बहुत कम भी हो जाता है। गोबी दुनिया के सबसे बड़े शीत मरुस्थलों में से एक है। यहाँ रेत के साथ साथ पथरीला क्षेत्र भी पाया जाता है। यहाँ डायनासोर जीवाश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था। आपसे पूछा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ, पहले यह जान लीजिएगा, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसका स्वरूप रथ के समान है, जिसमें 24 अलंकृत पहिए और 7 घोड़े दिखाए गए। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। आपसे पूछा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहदत्त। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र संग उन्हें हत्या करके सत्ता छीन ली। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक महान शासक लेकिन अंतिम नहीं। बिंदुसार अशोक के पिता थे, मध्य शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक के बाद वंश कमजोर होने लगा। अंततः बृहदत्त के साथ मौर्य वंश समाप्त हुआ। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।